Hello students, today we are going to discuss 10th class political chapter 1 power sharing। इस चैप्टर में बच्चे स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे कि आपने लास्ट ईयर डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा था आपकी 9th क्लास में। उस चैप्टर में हमने देखा था कि डेमोक्रेसी में जो ऑल पावर्स हैं वो किसी वन इंडिविजुअल के हाथों में नहीं होती, बल्कि किसके हाथ में होती है? लोगों के हाथ में होती है। ठीक है, कैसे उनके हाथ में होती है ये हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। बिकॉज इन डेमोक्रेसी सबको बराबर की राइट्स होते हैं। वोटिंग राइट होता है लोगों के पास, और उसी वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हुए लोग अपने कैंडिडेट्स चुनते हैं। ठीक है, और आगे जाके वही कैंडिडेट अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं, और वही गवर्नमेंट पूरे कंट्री को गवर्न करती है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पावर्स जो हैं वो शेयर कैसे होनी चाहिए, क्या रीज़न है उसके पीछे। तो उसके लिए हमने ये 2 कंट्रीज़ के बारे में कुछ छोटी सी एक स्टोरी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि पावर शेयरिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले है बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम एक्चुअली एक छोटा सा कंट्री है यूरोप का, जिसका जो बॉर्डर है बहुत ही छोटा है। हमारे जो एक स्टेट है हरियाणा, नियर अबाउट उसके जैसा है ये, बहुत ही छोटा सा। लेकिन उसकी जो एथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, क्या है एक्चुअल में उसमें स्थिति क्या है? उस कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 59% पॉपुलेशन फ्लैमिश रीजन में रहती है। एंड उनकी जो लैंग्वेज है वो डच लैंग्वेज है। ठीक है, डच लैंग्वेज को बोलने वाले लोग हैं, और बाकी के 40% लोग वेलोनिया रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच स्पीकिंग है। ठीक है, जो बाकी रह गए हैं 1% लोग बेल्जियम के, वो जर्मन स्पीकिंग हैं। लेकिन वहाँ की जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, तो वहाँ की जो 80% पॉपुलेशन है या फिर 80% लोग वहाँ की जो हैं वो उससे अपोजिट हैं। ठीक है, जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो फ्रेंच स्पीकिंग हैं 80% लोग, और 20% लोग जो हैं वो डच स्पीकिंग हैं। यानी कि स्थिति जो है बिल्कुल उल्टा है। सारे कंट्री में वहाँ की जो कैपिटल सिटी है उसमें 80% लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच स्पीकिंग है। ठीक है, और 20% डच स्पीकिंग है, जबकि कंट्री में ऐसा नहीं है। ठीक है, वहाँ पर जो है वो 40% लोग फ्रेंच स्पीकिंग हैं। ठीक है, तो ये उसकी एथनिक कंपोजिशन है। एथनिक कंपोजिशन का मतलब कि उनकी जो बैकग्राउंड है या जो भी उसमें जो उनकी ट्रेडिशंस जो भी उसमें मेल खाता है वो सारा जो है वो अलग तरीके का है। सो माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो रिच है। ठीक है, पावरफुल है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग लोग जो कैपिटल सिटी में रहने वाले लोग हैं, बेशक वो माइनॉरिटी में हैं, कम हैं संख्या में, लेकिन वो पावरफुल लोग हैं। ठीक है, दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। तो दूसरे जो लोग हैं, ऑब्वियसली जो पावरफुल सोसाइटी है उनको सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा मिल रही हैं, और बाकी के जो लोग हैं उन्हें ये फैसिलिटीज़ जो पहले मिलनी चाहिए थी वो बहुत बाद में मिलती हैं। ठीक है, तो इसके कारण ये दोनों जो लोग हैं डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग, उन दोनों कम्युनिटीज़ में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। उनके बीच में जैसे लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ठीक है, 1950 से लेकर के 1960 तक यही सिचुएशन थी। जो इनकी टेंशन थी वो लगातार बढ़ती चली जाती थी। ठीक है, ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ठीक है, जो स्थिति है वो अपोजिट है। जो कंट्री में जो है डच स्पीकिंग लोग कंट्री में मेजॉरिटी में हैं, लेकिन जो कैपिटल सिटी है वहाँ पर माइनॉरिटी में है। ठीक है, तो दूसरी तरफ जो श्रीलंका है वहाँ पर क्या है? श्रीलंका जो है एक आइलैंड नेशन है राजे, हमारा जो नेबरिंग कंट्री है, आपको पता है सबको।
सो वहाँ पर क्या है, तमिलनाडु जो हमारा कोस्टल स्टेट है, ठीक है, तो 2 करोड़ पीपल जो हैं दैट आर अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। ये भी हरियाणा जैसा ये छोटा सा कंट्री है, जिसकी बाउंड्री जो कह सकते हैं, जो एरिया है बहुत छोटा है, ठीक है। लाइक अदर नेशंस इन द साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। वहाँ पर भी वैसा ही है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग जैसे उनकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, या और भी जो उनका कल्चर है, जैसे हमारे इंडिया में है बहुत तरह के लोग रहते हैं, वहाँ पर भी जो है डाइवर्स टाइप के लोग रहते हैं। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला लैंग्वेज है वहाँ की, वहाँ पर जो है वो 74% लोग हैं सिन्हाला स्पीकिंग वाले, और दूसरी तरफ तमिल स्पीकर्स वो 18% हैं, ठीक है। और इन दोनों में जो है कुछ सब ग्रुप्स भी हैं, आगे जो हैं जैसे उनकी शाखाएं बन जाती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स, ठीक है। तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल्स, जो वहाँ के परमानेंट नेटिव्स हैं, ठीक है, जो उनको क्या कहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स। और द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation worker during colonial period are called Indian Tamils। कुछ लोग जो हैं यहाँ, जब हमारा इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी बना हुआ था, उस टाइम पे ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ के लोगों को बंधक बना के ले जाते थे और वहाँ श्रीलंका में ले जाके उनसे प्लांटेशन करवाते थे। आपने बहुत अच्छे से हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि किस तरह वो लोगों को फोर्स करते थे अपनी मनपसंद खेती करवाने के लिए, जो उन्हें चाहिए था उन्हीं प्लांट्स की वो हमसे खेती करवाते थे। तो इसी तरह श्रीलंका में भी था, इंडिया के लोगों को वो अपने गुलाम बना के वहाँ पर ले जाते थे और उनसे वहाँ पर जाके प्लांटेशन करवाते थे, और धीरे धीरे वो लोग वहीं पर रह गए, ठीक है। और उसके बाद हमारा कंट्री आज़ाद हो गया, और जो इंडिया से जाने वाले लोग थे वो वहाँ के ही नेटिव्स बन के रह गए, और उनको अब इंडियन तमिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सो श्रीलंकन तमिल्स आर कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, और आपको पता है कि श्रीलंका का जो मेन धर्म है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वहाँ पर। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदू और मुस्लिम, आपको पता है, और बाकी जो है तमिल्स वो हिंदू और मुस्लिम हैं, क्योंकि इंडिया से जाने वाले लोग जो हैं वो मोस्टली हिंदू या मुस्लिम हैं। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियन हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हाला, ठीक है। अलग अलग तरह की कंपोजिशन है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल लैंग्वेज भी बोलने वाले हैं, ठीक है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस, क्या होगा ऐसी सिचुएशंस में। तो बेल्जियम में क्या था, डच कम्युनिटी को टेक एडवांटेजेस ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी, ठीक है। मेजॉरिटी में जो लोग हैं, जो संख्या में ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली वो उसका एडवांटेज लेना चाहेंगे, उसका फ़ायदा उठाना चाहेंगे, ठीक है। एंड फोर्स इट्स विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। तो आपको पता है कि जो पावर थी वो किन के हाथों में थी, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग लोगों के। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज़ फर्दर, ठीक है। और दिस कुड लीड टू अ वेरी मेसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। बोथ साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रुसेल्स। इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on entire country, ठीक है। तो दोनों जगह पे ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई थी कि जो लोग हैं उनमें आपस में पावर के लिए लड़ाई चल रही थी। माइनॉरिटी वाले के पास अगर पावर है तो मेजॉरिटी वाले चाहते थे कि हमें पावर चाहिए, और दूसरी तरफ श्रीलंका में भी वैसा ही था कि अगर एक लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं तो दूसरों का भी अधिकार है, उन्हें भी जो वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए दोनों जगह पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही थी। सिचुएशन लगभग एक जैसी है, तो अलग अलग ग्रुप्स में उनमें जो है बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। और आगे क्या होता है, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियन है वो किस तरह का है, हम देखते हैं।
श्रीलंका emerged एज एन इंडिपेंडेंस कंट्री इन 1948, ठीक है। तो वहाँ के जो लीडर्स थे, सिन्हाला कम्युनिटी, सो दे सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय विचू ऑफ देयर मेजॉरिटी, ठीक है। सिन्हाला कम्युनिटी जो है वो मेजॉरिटी में थे और जो सारी पावर थी वो उनके हाथों में थी। सो एज अ रिजल्ट the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish सिन्हाला सुपरमेसी। तो ऑब्वियसली वो लोग क्या करते थे, उन्होंने ऐसे सिस्टम वो बनाना चाहते थे जिसके कारण जो सिन्हाला कम्युनिटी है उनकी सारी की सारी सुपरमेसी वहाँ पर बनी रहे, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो पहले थी ही मेजॉरिटी में थे, पावर में थे, 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया जहाँ पर सिर्फ जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी सिन्हाला बना दी गई, उसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया गया कि जो वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिन्हाला लैंग्वेज ही होगी। तो इसके कारण जो तमिल लैंग्वेज वाले थे उनको डिस्क्रेडिट कर दिया गया, वो नाराज़ हो गए, ठीक है। द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़। प्रेफरेंशियल मीन्स कि वो एक को प्रेफरेंस दे रहे थे, एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। तो ऐसी पॉलिसी लोग जो गवर्नमेंट थी वहाँ की उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी, ठीक है। सो फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो, कि वो जो है वहाँ पर भी वो प्रेफरेंस देते थे उन्हीं लोगों को जो उनके अपने थे। दूसरे जो लोग थे उनको वो उस नज़रिए से नहीं देखते थे जिस नज़रिए के से अपने लोगों को या फिर सिन्हाला स्पीकिंग वाले लोगों को देखते थे, ठीक है। सो इस सारी जो सिचुएशन थी उनमें क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग श्रीलंकन तमिल्स। जो तमिल बोलने वाले, ख़ास करके जो श्रीलंकन तमिल से, आपको पता है ना उनकी दो शाखाएं हैं तमिल लैंग्वेज वालों की भी, एक इंडियन तमिल से और दूसरे श्रीलंकन तमिल से। जो इंडियन तमिल से वो तो अपने आप को, क्योंकि लंबा जीवन उन्होंने गुलामी में गुजारा था, ठीक है, वो तो ये मान सकते थे कि वो बाहर के आए हुए हैं। लेकिन जो श्रीलंका के ही नेटिव्स थे उन्हें लगता था कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, क्योंकि वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होने चाहिए, वो भी उसी कंट्री के नेटिव्स थे। सो दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वर सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज। उन्हें लगा कि हमारी लैंग्वेज की इंसल्ट की जा रही है, हमारे कल्चर को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही। तो इसके कारण उनमें बहुत ज़्यादा उनके साथ जो है उनके पॉलिटिकल राइट्स और उनके जो उन्हें नहीं दिए जा रहे थे, उन्हें बहुत सारे राइट से वंचित रखा जा रहा था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। कहीं पर कोई जॉब्स हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हर जगह उन्हें इग्नोर किया जा रहा था। तो इस सब के कारण क्या हुआ कि टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। सो श्रीलंका के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, आखिर में कि स्ट्रगल शुरू हो गई, ठीक है। वो चाहते थे कि उन्हें भी बराबर के राइट्स हों। लोगों ने एजिटेशन करने शुरू कर दिए। तो बहुत सारे लोग थे जो इक्वलिटी चाहते थे, बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ चाहते थे, बट उनकी जो डिमांड्स थी उनको बार बार इग्नोर किया जा रहा था, उन्हें डिनीड किया जा रहा था। सो 1980s में क्या हुआ, several political organizations were formed demanding an independent तमिल ईलम। तो उन्होंने एक बखरे स्टेट की डिमांड रख दी 1980 के लगभग, ठीक है। तो लोग जो है वो कहते थे कि हमें हमारा अलग स्टेट बना के दो जिसमें हमारी भी उतनी ही जो इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, हमारा डोमिनेंस होना चाहिए। तो इन सब में जो है जल्दी ही ये एक सिविल वॉर शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गई दोनों कम्युनिटीज़ में। मैनी फैमिलीज़ वर फोर्स टू लीव द कंट्री, ठीक है, एज रेफ्यूजीज़ एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड्स। सो बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो गया था। अबाउट श्रीलंका's एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ, सब कुछ वहाँ पर अच्छा था, एजुकेशन भी अच्छा था, हेल्थ वगैरह जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस था वो भी अच्छा था। लेकिन ये जो सिविल वॉर वहाँ पे शुरू हो गई थी उसके कारण जो है बहुत ज़्यादा टेरिबल सेटबैक हो गया उनकी सोशल लाइफ का, उनके कल्चर का, उनकी इकोनॉमिक लाइफ का। मींस के हर तरफ से जो कंट्री था वो
पछड़ गया, क्योंकि लड़ाई के कारण जो डेवलपमेंट होनी थी वो तो हो नहीं रही थी और लोग आपस में लड़ रहे थे। बहुत सारे लोगों को तो राइट्स के लिए लड़ना पड़ रहा था, कोई रोज़ी रोटी के लिए लड़ रहा था, कोई अपनी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए लड़ रहा था, कोई अपनी लैंग्वेज के लिए लड़ रहा था। हर जगह टेंशन ही टेंशन थी और लड़ाई के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हो गया था। बहुत सारी फैमिलीज़ जो है कंट्री को छोड़ के चली गई थी, बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाल दिया गया था, तो बहुत ही ज़्यादा स्थिति बिगड़ चुकी थी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है अकोमोडेशन इन बेल्जियम, सो वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।